स्वागत है। पिछली बार हमने कुबरनेटिस की बात की थी कि कैसे वो कंटेनरों के बड़े जहाज उसको मैनेज करता है एक कप्तान की तरह। पर सवाल ये है कि भाई ये सब करता कैसे है, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर, उसके दिमाग और हाथ पैर को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अंदर क्या है। हाँ, ये बढ़िया सवाल है क्योंकि कुबरनेटिस को सिर्फ एक कप्तान समझना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। इसे आप एक पूरी क्रू टीम की तरह सोचिए। हर मेंबर का अपना एक खास काम है, एक जिम्मेदारी है, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में बांटना। एक है कंट्रोल प्लेन, मतलब नियंत्रण तल। कंट्रोल प्लेन, ओके। हाँ, जो सारे फैसले लेता है। और दूसरा है वर्कर नोड्स, वो जो असल में काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब कंट्रोल प्लेन हो गया हेड ऑफिस जो प्लान बनाता है। हाँ, कह सकते हैं। और वर्कर नोड्स हो गए फील्ड वर्कर जो उस प्लान पे काम करते हैं। ये बंटवारा क्यों है वैसे? बिल्कुल सही। कंट्रोल प्लेन तय करता है कि क्लस्टर की वांछित स्थिति क्या होनी चाहिए, मतलब कितने ऐप चलने चाहिए, कौन से, कैसे। और वर्कर नोड्स का काम है उस स्थिति को हकीकत बनाना और बनाए रखना। ये बंटवारा सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित और लचीला बनाता है। खैर चलिए, पहले कंट्रोल प्लेन यानी फैसले लेने वाले हिस्से के मेन प्लेयर से मिलते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लेन जो आपने कहा मास्टर नोड पर होता है, इसके अंदर कौन कौन है मेन? शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, कंट्रोल प्लेन का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी दरवाजा है एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर? हाँ, इसे आप पूरे कुबरनेटिस क्लस्टर का समझ लीजिए फ्रंट डेस्क या मेन गेट। मेन गेट मतलब क्लस्टर से कोई भी बात करनी हो तो यहीं से होकर गुजरनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं वो कमांड चलाता हूँ, क्यूब कटल गेट पॉड्स, वो कमांड लाइन वाला टूल। हाँ, क्यूब कटल। तो वो सबसे पहले एपीआई सर्वर के पास ही जाएगी। बिल्कुल 100%। ये कुबरनेटिस से बात करने का एकमात्र ऑफिशियल तरीका है। चाहे आप kubectl यूज करें या कोई डैशबोर्ड या कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, सबको एपीआई सर्वर से ही गुजरना पड़ता है। और ये सिर्फ कमांड लेता नहीं है, पहले चेक करता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कि भाई आपको इजाज़त है भी या नहीं। फिर उस कमांड के हिसाब से क्लस्टर की स्थिति बदलता है या जानकारी देता है, और हाँ, बाकी कंपोनेंट्स को ज़रूरी निर्देश भी पास करता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ गेटकीपर नहीं, ये तो मतलब सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जैसा हो गया। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने क्यूब कीपर गेट नोड्स कमांड चलाई, तो क्या होगा पर्दे के पीछे? अच्छा सवाल। तो कमांड आई एपीआई सर्वर के पास। एपीआई सर्वर को पता है कि क्लस्टर की सारी जानकारी एक जगह स्टोर होती है, ईटीसीडी में। तो एपीआई सर्वर ईटीसीडी से पूछेगा, भाई बताओ कौन कौन से नोड्स रजिस्टर्ड है। ईटीसीडी वो जानकारी देगा और एपीआई सर्वर फिर वो जानकारी यूजर को दिखा देगा। सिंपल। आपने नाम लिया एसीडी, ये क्या चीज है? आपने कहा सारी जानकारी यहीं स्टोर होती है, तो मतलब ये तो बहुत ही क्रिटिकल हुआ फिर। हाँ बिल्कुल। ईसीडी, आप इसे क्लस्टर की परमानेंट मेमोरी कह सकती हैं या पूरे क्लस्टर का एक भरोसेमंद डेटाबेस। टेक्निकली ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू डेटाबेस, इसका बस एक ही काम है, क्लस्टर की करंट और डिजायर्ड स्टेट, मतलब वर्तमान और वांछित स्थिति, उससे जुड़ी हर जानकारी को स्टोर करना। की वैल्यू स्टोर, कोई नॉर्मल डेटाबेस क्यों नहीं, एसक्यूएल जैसा? और स्थिति मतलब क्या क्या स्टोर होता है इसमें? देखिए, की वैल्यू स्टोर यहाँ इसलिए फिट बैठता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, तेज है और क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन जैसी जानकारी के लिए काफी है। स्थिति का मतलब है क्लस्टर में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। हर वो चीज जो आप YAML फाइलों से, जो कुबरनेटिस में कॉन्फ़िगरेशन लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है ना, हाँ, YAML। तो उन YAML फाइलों से जो भी आप अप्लाई करते हैं, कितने पॉड चाहिए, उनकी सेटिंग क्या है, कौन सी सर्विसेज हैं, नेटवर्क पॉलिसीज, सीक्रेट्स, नोड्स की जानकारी, सब कुछ A to Z ETCD में दर्ज होता है। यही क्लस्टर का सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई का स्रोत। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ETCD का डेटा गया, तो क्लस्टर को पता ही नहीं चलेगा कि उसे करना क्या था। इसीलिए इसका बैकअप और रिलायबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है। समझ गया। तो एपीआई सर्वर बातचीत का हब है और ETCD क्लस्टर की याददाश्त। ठीक है, इस दिमाग में और कौन है? अगला मेंबर है शेड्यूलर। शेड्यूलर जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका काम है शेड्यूलिंग करना।
मतलब जब भी कोई नया पॉड, वो कंटेनरों का ग्रुप होता है ना, हाँ, पॉड। तो जब भी कोई नया पॉड बनाने की रिक्वेस्ट आती है तो शेड्यूलर का काम है ये फैसला लेना कि उस पॉड को क्लस्टर के किस वर्कर नोड पर चलाना सही रहेगा। अच्छा, और ये फैसला कैसे लेता है? बस ये देखता है कि कौन सा नोड खाली है या कुछ और भी देखता है, रिसोर्स वगैरह? नहीं नहीं, सिर्फ खाली जगह नहीं देखता। ये काफी स्मार्ट फैसला होता है। शेड्यूलर पहले देखता है पॉड की जरूरतें, उसे कितना सीपीयू चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कोई खास हार्डवेयर तो नहीं चाहिए जैसे जीपीयू। फिर वो सारे वर्कर नोड्स की हालत देखता है, किसके पास कितने रिसोर्स खाली हैं, उन पर पहले से क्या क्या चल रहा है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ देखता है, जैसे एफिनिटी, एंटी एफिनिटी रूल्स, मतलब क्या पॉड किसी खास नोड पर ही जाना चाहिए या कुछ पॉड्स को एक साथ नहीं रखना है। फिर टेंट्स और टॉलरेशंस भी होते हैं कि क्या कोई नोड किसी खास तरह के पॉड को झेलने को तैयार है या नहीं। इन सब चीज़ों को तौल मोल कर शेड्यूलर सबसे बेस्ट नोड चुनता है और ये फैसला एपीआई सर्वर को बता देता है, जो फिर ईटीसीडी में अपडेट हो जाता है। बाप रे, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है। मतलब सिर्फ बांटना नहीं, ऑप्टिमाइज करना भी है ताकि रिसोर्स सही से यूज हो। कंट्रोल प्लेन का एक और मेंबर बचा है शायद। हाँ, आखिरी लेकिन शायद सबसे जादुई हिस्सा है कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर, इसे आप क्लस्टर का सुपरवाइजर कह लीजिए या एक तरह की निगरानी प्रणाली। इसका मेन काम है ये पक्का करना कि क्लस्टर की वास्तविक स्थिति हमेशा वांछित स्थिति से मेल खाती रहे। एक्चुअल स्टेट इक्वल्स डिजायर्ड स्टेट। वांछित स्थिति बनाम वास्तविक स्थिति, जी ये सुनने में कुबरनेटिस का एकदम कोर आइडिया लगता है। जी। पहले क्या होता था, कोई सर्वर गया तो मैं खुद जाकर देखना पड़ता था, ठीक करना पड़ता था। क्या कंट्रोलर मैनेजर इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? बिल्कुल, यही कुबरनेटिस के सेल्फ हीलिंग पावर का राज है। वांछित स्थिति वो है जो आपने यामल फाइल में बताई है। मान लीजिए आपने कहा मुझे इस ऐप के 3 कॉपी चाहिए, मतलब 3 पॉड। वास्तविक स्थिति वो है जो क्लस्टर में सच में चल रहा है। कंट्रोलर मैनेजर लगातार इन दोनों में फर्क देखता रहता है। अगर उसे दिखा कि चाहिए तो 3 पॉड्स पर चल सिर्फ 2 रहे हैं, हो सकता है एक क्रैश हो गया हो या नोड ही बैठ गया हो, हाँ कुछ भी, तो कंट्रोलर मैनेजर फॉरन एक्शन लेगा। वो एपीआई सर्वर के जरिए एक नया पॉड बनाने का प्रोसेस शुरू कर देगा ताकि एक्चुअल स्टेट वापस डिजायर्ड स्टेट के बराबर हो जाए, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। वाह, तो ये सिर्फ देखता नहीं, ये एक्टिवली सुधारता भी है। कमाल है। क्या ये एक ही चीज है, कंट्रोलर मैनेजर, या इसके अंदर भी अलग अलग काम करने वाले हैं? ये असल में कई सारे छोटे छोटे कंट्रोलर्स का एक ग्रुप है जो एक साथ एक ही प्रोसेस में चलते हैं। हर कंट्रोलर क्लस्टर के एक खास हिस्से पर नजर रखता है। जैसे एक होता है नोड कंट्रोलर, वो देखता है कि सारे नोड्स ठीक ठाक हैं या नहीं, कोई नोड डाउन तो नहीं हो गया। फिर रेप्लिकेशन कंट्रोलर या रेप्लिका सेट कंट्रोलर है, वो पक्का करता है कि पॉड्स की सही गिनती चल रही हो। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है जो रोलिंग अपडेट्स और रोल बैक जैसी चीजें संभालता है। और भी कई हैं, सर्विस अकाउंट कंट्रोलर, एंड पॉइंट कंट्रोलर, नेम स्पेस कंट्रोलर, बहुत सारे। ये सब मिलकर क्लस्टर को हेल्दी रखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलाते रहते हैं। तो कंट्रोल प्लेन के ये 4 महारथी, एपीआई सर्वर, ईसीटीडी, शेड्यूलर और कंट्रोलर मैनेजर, ये मिलकर क्लस्टर का दिमाग बन गए। फैसले लेना, याद रखना, काम बांटना और नजर रखना। अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो असल में मेहनत करते हैं, वर्कर नोड्स की। सही, वर्कर नोड्स। ये वो मशीनें हैं, फिजिकल हो या वर्चुअल, जहां आपके ऐप के कंटेनर असल में दौड़ते हैं। कंट्रोल प्लेन ने जो फैसले लिए उन्हें जमीन पर उतारने का काम यही होता है। और हर वर्कर नोड पर भी कुछ जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें सबसे पहला है क्यूबलेट। ओके, तो अगर कंट्रोल प्लेन ने डिसाइड कर लिया कि एक पॉड, मान लो वर्कर नोड 3 पर चलेगा, तो उस नोड को ये बात कैसे पता चलती है और वो पॉड चलाता कैसे? ये क्यूबलेट का काम है। हाँ बिल्कुल, क्यूबलेट हर वर्कर नोड पर चलने वाला मेन एजेंट है। समझ लीजिए कंट्रोल प्लेन का नुमाइंदा उस नोड पर। ये सीधे कंट्रोल प्लेन के एपीआई सर्वर से जुड़ा रहता है। ये एपीआई सर्वर से इंस्ट्रक्शन लेता है कि इस नोड पर कौन कौन से पॉड्स चलने चाहिए, वही जानकारी जो शेड्यूलर ने तय की थी और ईटीसीडी में सेव हुई थी। क्यूबलेट का काम है ये पक्का करना कि ये पॉड स्पेसिफिकेशंस हकीकत बने। ये नोड पर मौजूद कंटेनर रन टाइम को कमांड देता है, भाई ये वाली इमेज डाउनलोड करो, कंटेनर बनाओ, स्टार्ट करो, स्टॉप करो। और साथ ही ये लगातार पॉड्स की और खुद नोड की हेल्थ चेक करता रहता है और इसकी रिपोर्ट वापस एपीआई सर्वर को भेजता है। अच्छा,
तो क्यूबलेट उस नोड का लोकल मैनेजर है, कंट्रोल प्लेन से ऑर्डर लेता है और कंटेनरों का ख्याल रखता है। वर्कर नोड पर और क्या जरूरी है? कंटेनरों के बीच में नेटवर्किंग, ये भी तो एक बड़ा सिरदर्द होता है। बिल्कुल होता है, और यही एंट्री होती है क्यूब प्रॉक्सी की। क्यूब प्रॉक्सी ये भी हर वर्कर नोड पर चलता है, और इसका मेन काम है नेटवर्क रूल्स को मैनेज करना। तो क्यूब प्रॉक्सी मतलब ये कैसे पक्का करता है कि पॉड्स आपस में बात कर पाएं या बाहर की दुनिया से? क्यूब प्रॉक्सी हर नोड पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का जिम्मा लेता है। ये पॉड्स को क्लस्टर के अंदर एक दूसरे से या सर्विसेज से बात करने लायक बनाता है। ये क्यूबरनेटिस की जो सर्विस वाली लेयर है ना, उसे लागू करने में मदद करता है। मतलब जब आप किसी सर्विस के नाम से कनेक्ट करते हैं तो क्यूब प्रॉक्सी ट्रैफिक को उस सर्विस के पीछे चल रहे किसी एक हेल्दी पॉड तक पहुंचाता है। ये काम करने के लिए ये नोड के ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटवर्किंग लेयर में जैसे आईपी टेबल्स या IPVS जरूरी नियम कायदे बनाता और अपडेट करता रहता है। इसके बिना पॉड्स का आपस में और बाहर से कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यूब प्रॉक्सी एक तरह से नोड के अंदर का ट्रैफिक पुलिस वाला है, जो नेटवर्क ट्रैफिक को सही रास्ता दिखाता है। ओके, और वर्कर नोड का आखिरी मेन कंपोनेंट? वो है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम ये वो सॉफ्टवेयर है जो असल में कंटेनरों को चलाता है। द इंजन, जैसे डॉकर। मुझे लगा कुबरनेटिस खुद कंटेनर चलाता है। नहीं, ये कॉमन गलतफहमी है। कुबरनेटिस खुद कंटेनर नहीं चलाता, वो ऑर्केस्ट्रेटर है, मैनेजर है। कंटेनर चलाने का असली काम कंटेनर रन टाइम का होता है। डॉकर सबसे फेमस उदाहरण है, हाँ। लेकिन कुबरनेटिस और भी कई रन टाइम्स के साथ काम कर सकता है, जैसे कंटेनर D है, CRIO है। क्यूबलेट ही कंटेनर रन टाइम से बात करता है, एक स्टैंडर्ड इंटरफेस के जरिए, जिसे CRI कहते हैं, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। क्यूबलेट रन टाइम को बताता है ये इमेज पुल करो, इससे कंटेनर बनाओ और स्टार्ट करो, इस कंटेनर को रोको, स्टेटस बताओ। तो रन टाइम असल इंजन है और क्यूबलेट ड्राइवर है जो उसे चला रहा है। हाँ, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। वर्कर नोड पर क्यूबलेट एजेंट है, क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्किंग का बादशाह है और कंटेनर रन टाइम असली इंजन। ठीक है, अब अगर इन सबको एक साथ रखकर देख लें, मान लीजिए मैंने वो कमांड चलाई क्यूब कंट्रोल अप्लाई -f myapp.yaml। इस एक कमांड के पीछे ये सारे पुर्जे मिलकर कैसे काम करते हैं? एक पॉड के पैदा होने की पूरी कहानी क्या है? जरूर, ये उदाहरण सब कुछ एक साथ देखने में मदद करेगा। 1. कमांड। डेवलपर ने कमांड चलाई क्यूब कंट्रोल अप्लाई -f my.yaml। YAML फाइल में लिखा है मुझे एक nginx वेब सर्वर का पॉड चाहिए। 2. API सर्वर। कमांड गई कंट्रोल प्लेन के API सर्वर के पास। उसने चेक किया, सब ठीक है, ऑथराइज्ड है। 3. HCD। API सर्वर ने YAML में लिखी वांछित स्थिति को HCD डेटाबेस में सेव कर दिया कि भाई एक nginx पॉड चाहिए। 4. शेड्यूलर। शेड्यूलर जो लगातार API सर्वर को देख रहा था, उसे पता चला कि एक नया पॉड बना है, पर उसे अभी तक कोई घर नहीं मिला है, कोई नोड असाइन नहीं हुआ है। 5. नोड चुनना। शेड्यूलर ने अपना गणित लगाया, रिसोर्स देखे, नियम देखे और क्लस्टर के सारे वर्कर नोड्स में से सबसे सही नोड चुना, मान लीजिए नोड 1। 6. अपडेट। शेड्यूलर ने ये फैसला API सर्वर को बताया। API सर्वर ने HCD में पॉड ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया कि हाँ भाई ये पॉड नोड 1 पर चलेगा। 7. क्यूबलेट। नोड पर। अब नोड 1 पर जो क्यूबलेट बैठा है वो भी API सर्वर से सिंक में रहता है। उसे पता चल गया कि एक नया पॉड nginx वाला उसे असाइन हुआ है। अच्छा, तो क्यूबलेट को मैसेज मिल गया? हाँ। 8. कंटेनर रन टाइम। क्यूबलेट ने फॉरेन नोड 1 पे मौजूद कंटेनर रन टाइम, मान लो कंटेनर्ड, को बोला निंजेक्स की इमेज लाओ और कंटेनर बनाकर चालू करो। 9. क्यूब प्रॉक्सी नोड पर। उसी टाइम नोड 1 पर बैठे क्यूब प्रॉक्सी को भी भनक लग गई कि नया पॉड आ रहा है। उसने फटाफट जरूरी नेटवर्क रूल्स, IP टेबल्स वगैरह अपडेट कर दिए ताकि ये नया पॉड क्लस्टर नेटवर्क से जुड़ जाए, उसे IP एड्रेस मिले और वो बात कर सके। 10. कंट्रोलर मैनेजर। और इस पूरे नाटक के दौरान पीछे कंट्रोलर मैनेजर भी सब देख रहा था। वो ECTC से पढ़ रहा था कि वांछित स्थिति है एक निंजेक्स पॉड।
जब क्यूबलेट ने रिपोर्ट किया कि पॉड सही सलामत चल रहा है, तो कंट्रोलर मैनेजर ने देखा, हाँ भाई, एक्चुअल स्थिति अब डिजायर्ड स्थिति से मैच कर गई, सब चंगा सी। और अगर भविष्य में ये पॉड मर गया तो कंट्रोलर मैनेजर फिर से ये पूरा प्रोसेस शुरू कर देगा। बिल्कुल, शायद किसी दूसरे नोड पर। यही है ऑटोमेशन और सेल्फ हीलिंग। बहुत ही सोची समझी ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। हर पुर्जा अपना काम जानता है और सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि जो हमने मांगा था वो मिले और बना रहे। ये वांछित स्थिति बनाए रखने का जो मैकेनिज्म है, यही इसकी असली ताकत है। अच्छा, स्रोतों में वो एयरपोर्ट वाली मिसाल भी थी, वो शायद याद रखने में और मदद करे, ये सारे नाम। हाँ, वो एनालॉजी काफी अच्छी है। कुबरनेटिस क्लस्टर को एक बिजी एयरपोर्ट समझिए। एपीआई सर्वर ये एयरपोर्ट का मेन टर्मिनल है, या कंट्रोल टावर का कम्युनिकेशन डेस्क। सारी बातचीत यहीं से, टिकट काउंटर, इंक्वायरी, सब यहीं। ETCD ये एयरपोर्ट का फ्लाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम, FIDS और मास्टर रिकॉर्ड बुक है। कौन सी फ्लाइट कब, कहाँ, कौन पैसेंजर, सब यहाँ लिखा है। शेड्यूलर ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो रनवे और गेट अलॉट करता है। जैसे ATC प्लेन को रनवे देता है, वैसे शेड्यूलर पॉड को नोड। कंट्रोलर मैनेजर ये एयरपोर्ट का ऑपरेशंस मैनेजर है, जो देखता है सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से हो, डिले वगैरह मैनेज करे। मतलब वांछित बनाम वास्तविक। वर्कर नोड ये एयरपोर्ट का एयर साइड एरिया है, रनवे, टैक्सीवे, गेट्स। क्यूबलेट ये हर गेट पर तैनात ग्राउंड क्रू है, एयरलाइन एजेंट, बैगेज हैंडलर, मैकेनिक, जो प्लेन तैयार करते हैं, पैसेंजर बोर्ड कराते हैं। वैसे ही क्यूबलेट नोड पर पॉड चलाता है। क्यूब प्रॉक्सी ये एयरपोर्ट का अंदरूनी नेविगेशन सिस्टम है, साइन बोर्ड, रास्ते, बैगेज बेल्ट, जो लोगों और सामान को सही जगह पहुंचाता है। ये नेटवर्क कनेक्शन संभालता है। कंटेनर रन टाइम और ये है प्लेन का इंजन, जो असल में उड़ान भरता है। अरे वाह, ये मिसाल तो एकदम फिट बैठ गई। कंट्रोल टावर, डेटाबेस, ATC, मैनेजर, ग्राउंड क्रू, नेविगेशन, सब मिलकर एयरपोर्ट चलाते हैं। वैसे ही ये कंपोनेंट्स कुबरनेटिस को। बढ़िया। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो मेन पॉइंट्स क्या रहे, टेक अवेज? सबसे पहली, सबसे बेसिक बात, कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के दो मेन हिस्से हैं। कंट्रोल प्लेन जो दिमाग है, फैसले लेता है, और वर्कर नोड्स जो हाथ पैर हैं, काम करते हैं। और इन दोनों हिस्सों के अंदर खास कंपोनेंट्स हैं जो अपना अपना रोल निभाते हैं, लेकिन एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। कंट्रोल प्लेन में API सर्वर मेन गेटवे है, ETCD याददाश्त है, शेड्यूलर काम बांटने वाला है, और कंट्रोलर मैनेजर सुपरवाइजर है, जो सब ठीक रखता है, खुद ही ठीक करता रहता है। और वर्कर नोड्स पर क्यूबलेट है, जो नोड का एजेंट है, कंट्रोल प्लेन की सुनता है। क्यूब प्रॉक्सी नेटवर्किंग का जादूगर है, और कंटेनर रन टाइम वो असली इंजन है जो कंटेनर चलाता है। एकदम सही कहा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अलग-अलग टुकड़े नहीं हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जिसे फेलियर झेलने और स्केल करने के लिए बनाया गया है। रेजिलिएंट और स्केलेबल, यही आर्किटेक्चर कुबरनेटिस को इतना पावरफुल बनाता है। यहाँ सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। ये जो पूरा आर्किटेक्चर हमने आज देखा, इसमें आपको क्या लगता है विफलता का सबसे नाजुक बिंदु कौन सा हो सकता है? मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर कोई एक चीज फेल हो जाए तो पूरे क्लस्टर पर सबसे बुरा असर कहाँ पड़ सकता है? और आपको क्या लगता है कुबरनेटिस ऐसे रिस्क को कम करने के लिए क्या करता होगा? स्रोत में शायद सीधा जवाब ना हो, पर आर्किटेक्चर को समझकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दिलचस्प सवाल, खासकर जब हम ETCD जैसे सेंट्रल हिस्सों के बारे में सोचते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। आज हमने इन स्रोतों के जरिए कुबरनेटिस के अंदर की दुनिया को काफी करीब से देखा। ये साफ है कि ये सिर्फ कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई सारे बहुत बारीकी से डिजाइन किए गए और आपस में जुड़े हुए कंपोनेंट्स का एक कमाल का इकोसिस्टम है।